गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th कॉमर्स की इकोनॉमिक्स अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था। थर्ड चैप्टर अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो वही था सांख्यिकी, अपने जैसे बता रखा था कि परिचय हमने पढ़ा था कि अपने अर्थशास्त्र में कौन कौन सी क्या क्या शब्दावलियां हैं, ठीक है, क्या पढ़ना है। आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, उनकी विधियां क्या है, आंकड़े है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्नावली क्या होती है, अनुसूची क्या होती है, बहुत सारी बातें हमने आंकड़ों के संग्रहण में की थी। थर्ड चैप्टर आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों को यानी संगठित करने का मतलब उनको इकट्ठा करना और एक सुव्यवस्थित तरीके से उन्हें सेट करना, ताकि हम उनके बारे में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकाल सके। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसको देखते हैं। आंकड़ों का संगठन, ठीक है, कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि आप आगे के सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कर सकें। गुणात्मक और मात्रात्मक क्या होता है विश्लेषण वो समझ सकोगे। बारंबारता वितरण सारणी तैयार कर सकते हैं, मतलब कि जो होते हैं ना, अपन काउंट करते हैं कितनी बार है, इस तरीके की बारंबारता सारणी। वर्गों की निर्माण की तकनीकी ज्ञात कर सकते हैं कि सीरीज किस तरीके से डिसाइड करें। मिलान चिन्हों की विधि से परिचित हो सकते हो कि मिलान विधि क्या है, बारंबारता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको हम समझ पाएंगे। एक चर और द्विचर बारंबारता वितरण के बीच अंतर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अध्याय पढ़ने के बाद हम ये योग्य हो जाएंगे कि हम सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कर सके, आंकड़ों को सुव्यवस्थित कर सके, मात्रात्मक और गुणात्मक वर्गीकरण कर सके, बारंबारता वितरण सारणी क्या होती है वो तैयार कर सके, वर्ग अंतराल ज्ञात कर सके, उनका निर्धारण कर सके, एक चर और द्विचर बारंबारता वितरण के बीच अंतर, ये सारे टॉपिक जो है ये हम इसमें क्लियर कर लेंगे। और इसमें हम लोग ये बात बता रखा है कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का संगठन। ठीक है, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे करें, किस तरीके से करें, कौन सा उनका मेथड है, या प्राथमिक समयांक द्वितीयक समयांक, प्राथमिक समयांक तो किस तरीके से कलेक्ट करें, द्वितीयक समयांक तो कैसे कलेक्ट करें। तो आंकड़ों का संग्रहण कैसे करें ये सारा हमने देखा था, प्रत्यक्ष माध्यम, अप्रत्यक्ष माध्यम। ठीक है, साथ ही आप जनगणना एवं प्रतिचयन के बीच अंतर को भी आपने जान चुके थे। जनगणना क्या होती है, प्रतिचयन क्या होती है, मैंने पिछले चैप्टर में डिफाइन किया था। इस अध्याय में आप यह सीखेंगे जो आंकड़े आपने संग्रहित किए, यानी जो आंकड़े हमने इकट्ठा किए, जिस विधि से हमने इकट्ठा किए, उन्हें कैसे वर्गीकृत करें, उनको हम एक्सप्लेन एक सुव्यवस्थित तरीके से उनको कैसे रखें, फिर उनके बारे में उनको एक्सप्लेन कैसे कर पाए, उन्हें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए उसके बारे में निष्कर्ष कैसे निकाल सके, वो सब कुछ। अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उन्हें व्यवस्थित करना है, ताकि उन्हें आसानी से आगे के सांख्यिकी विश्लेषण के लिए योग्य बनाया जा सके। ये आंकड़ों को सुव्यवस्थित करना, ताकि आगे जिस भी मेथड को हमें अपनाना है सांख्यिकी, उन आंकड़ों का विश्लेषण करके जो भी निष्कर्ष निकालना है, जिस सांख्यिकी विधि का प्रयोग करना है, उसका हम प्रयोग कर सकें। क्या आपने कभी स्थानीय, ये जो एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा है कि जो कबाड़ी वाले जो होते हैं वो किस तरीके से अलग अलग टूटे फूटे जो भी है ये इकट्ठा करते हैं सामान, और उनको अगर वो एक साथ रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस जो भी है उनका सही तरीके से नहीं कर पाते। तो उनको आपने देखा होगा कि वो अलग अलग रखते हैं, प्लास्टिक अलग रखते हैं, ये पुराने अखबार वगैरह रद्दी वगैरह अलग रखते हैं, टूटे फूटे सामान को अलग रहते हैं, और वो भी अगर उनमें किसी धातु का सामान है वो अलग रखते हैं। तो ये सारा बता रखा आपको कि वो भी क्या है, एक तरीके से आंकड़ों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण कहलाता है। तो क्या आपने कभी स्थानीय कबाड़ी वाले या रद्दी सामान खरीदने वाले को देखा है, जिसे आप अपना पुराना अखबार, टूटे फूटे घरेलू सामान, खाली कांच की बोतलें, प्लास्टिक आदि बेचते हैं? वह आपसे इन चीजों को खरीदता है और उन लोगों को बेच देता है जो इसका पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग जो वगैरह जो करते हैं, दोबारा से उन वस्तुओं को एक वस्तु के स्वरूप में एक नई वस्तु बना सके, उनको रिसाइकलिंग में काम में लेते हैं। जैसे अपनी दुकान में अधिक कबाड़ के इकट्ठा होने से उन्हें अपना व्यापार चलाने में मुश्किल हो सकती है, कि बहुत ज्यादा कबाड़ हो गया तो वो सही तरीके से उसको संचालित नहीं कर पाते। लेकिन अपनी दुकान में अधिक कबाड़ के इकट्ठा होने से उन्हें अपना व्यापार चलाने में मुश्किल हो सकती है, अगर वह उचित ढंग से इसको व्यवस्थित न करे। उचित ढंग से व्यवस्थित करने मतलब है कोई भी कबाड़ आया उसको ऐसे ही घेर दिया, ऐसा नहीं है, उसको सुव्यवस्थित करना। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बता रहेगा कि वो अगर ऐसे ही गिर देगा तो कहीं ना कहीं उसको, ये देखो जैसे अब ये सारे के सारे क्या है, अव्यवस्थित हो रखे हैं, कोई भी समान जो वस्तु है वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं है। और वो इसमें देखो व्यवस्थित कर दिया इसने, न्यूज़पेपर, पुराने रद्दी वगैरह उसको अलग कर दिया, पानी बोतल वगैरह जो अलग कर रखे हैं,
कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको अलग कर रखे हैं, ठीक है। कुछ कुछ टूट फूट जो भी है, इनका घरेलू सामान जो भी है, उन सबको उन्होंने अलग अलग कर रखा है। धातु का सामान अलग कर रखा है, प्लास्टिक का अलग कर रखा है, ठीक है। जिससे अपने व्यापार को सुव्यवस्थित होगा तो उसको सही तरीके से वो संचालित कर पाएगा, और अव्यवस्थित है तो सही तरीके से संचालित नहीं कर पाता है। तो लेकिन अपनी दुकान से ये सामने हो गया था, वह इस स्थिति को सरल बनाने के लिए विभिन्न कबाड़ों को उपयुक्त समूह में रखता है, अर्थात उन्हें वर्गीकृत करता है। वह पुराने अखबारों को एक साथ रस्सी से बांध कर रखता है। इसके बाद सभी खाली बोतलों, कांच की बोतलों को, कांच की, प्लास्टिक की है, उनको अलग अलग करना, एक बोरे में रखता है। वह धातु के सामान का एक ढेर अपनी दुकान के एक कोने में लगाता है। फिर उनमें भी लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम आदि वर्गों में छांट कर अलग अलग रखता है, क्योंकि सबकी प्राइस अलग अलग होती है। इस प्रकार से वह अपने कबाड़ को भिन्न वर्गों, अखबार, प्लास्टिक, कांच, धातु आदि में विभाजित कर उन्हें व्यवस्थित करता। उसी तरीके से आंकड़े भी क्या है कि हम अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड करना। जब एक बार उसका सारा कबाड़ व्यवस्थित एवं वर्गीकृत हो जाता है, तब खरीदार की मांग पर उसे सामग्री विशेष को खोजकर देने से आसानी होती है। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने विद्यालय की पुस्तकों को एक विशेष क्रम में रखते हैं तो उनको संभालना आसान हो जाता है, ठीक है। आप उन्हें विषयों के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं, जहां प्रत्येक विषय एक समूह है या वर्ग बन जाता है। उदाहरणार्थ, जब आपको इतिहास की कोई विशेष पुस्तक, यानी कहना चाहता है कि जैसे ये अपने अलग अलग सब्जेक्ट की जो हमारे पास बहुत सारी अगर बुक्स है तो हम उनको एक अलमारी में या कहीं ना कहीं एक अलग से रखेंगे। भाई यहाँ पर अपनी अकाउंटेंसी की जितनी बुक मेरे पास है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की जितनी बुक है, या हिस्ट्री की जितनी बुक है, जियोग्राफी की जितनी बुक्स है, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जितनी भी है, उनको अलग अलग बोर्ड बना के रखना, अलग से रखना, तो वो वर्गीकृत कहलाता है। और सारी बुक्स को अगर आप एक जगह रख दोगे तो किसी एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको बुक्स को ढूंढने में काफी टाइम लगेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि वर्गीकृत होना चाहिए, और वर्गीकृत हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलता है कि अगर आपके पास सुव्यवस्थित तरीके से आप अपने समंक, मान लो, जो कुछ भी वस्तु है उनको सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रखोगे तो आप अपने व्यापार को सही तरीके से संचालित नहीं कर पाओगे। आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा एक पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर किसी भी वस्तु को ढूंढने में। तो इतिहास समूह में इस पुस्तक को खोजें। अगर आप आपने कैटेगरी बना के अलग से एक लोगो लगा रखा, भाई यहाँ पर हिस्ट्री की बुक है, यहाँ पर अकाउंटेंसी की मेरे पास जितनी बुक्स है, इकोनॉमिक्स की जितनी बुक्स है, बीएम की जितनी बुक्स है, तो वो वहां पर आप आसानी से उनको ढूंढ सकते हो। यद्यपि पदार्थ या वस्तु का वर्गीकरण बहुमूल्य श्रम और समय को बचाता है। वर्गीकरण जो आप करते हो तो आपको कहीं ना कहीं समय और श्रम बहुत जल्दी बचता है, और आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। इसमें जैसे आपने देखा भी होगा, जो मॉल्स वगैरह जो होते हैं वहां पर क्या करते हैं, वो फूड प्रोडक्ट जो भी आइटम है उसको अलग रखते हैं, स्टेशनरी को अलग रखते हैं, ठीक है, और क्लॉथ्स वगैरह उनको अलग रखते हैं, और एक व्यवस्थित तरीके से वो लोग रखते हैं ताकि उनका बिजनेस अच्छे से चलेगा। उनको जहां जो वस्तु चाहिए वो आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। वही है कि आपके जितनी भी वस्तुएं हैं और उनको सुव्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करना, जिससे आपके समय और श्रम की, दोनों ही श्रम और समय की बचत हो सके। इसे मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। कबाड़ी वाले ने अपने कबाड़ को इस तरीके से समूह में रखा कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार की चीजें। मनमाने तरीके का मतलब कि यहाँ पर आपको वर्गीकृत सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो इसने जो सारे धातु को मिक्स करके रख दिया तो वहां पर भी वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। तो एक समान गुण और विशेषताओं वाली वस्तुओं को एक साथ रखना, वो सुव्यवस्थित वर्गीकरण कहलाता है। जैसे एक समूह में कांच की खाली बोतलें, टूटे खिड़की के कांच और टूटे दर्पण आदि रखे। ठीक इसी तरह से जब आपको अपने इतिहास की पुस्तक को इतिहास समूह में वर्गीकृत किया हो तो आप उसमें अन्य विषयों की पुस्तकें नहीं रख पाएंगे। यानी समान गुण विशेषताओं की जो भी वस्तुएं हैं या जो भी अपने पास बुक्स वगैरह, यानी कहने का मतलब है कि समंकों को, समान गुण और विशेषताओं वाले समंकों को एक व्यवस्थित तरीके से उनको अलग रखना, वो अपना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अन्य विषयों की पुस्तकों को नहीं रखेंगे, अन्यथा समूह गठन का पूरा उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए वर्गीकरण का तात्पर्य एक वस्तु या समूह है या वर्गों में किसी खास आधार पर वर्गीकृत करना जो उसकी विशेषताओं को या उसके समान गुणों को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अपरिष्कृत आंकड़े, ठीक है। कबाड़ी वाले के कबाड़ की भांति अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत यानी वर्गीकृत नहीं है, उनको समान गुण विशेषता के आधार पर हमने अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांट रखा, तो आंकड़े भी अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं। ये प्राय अति विशाल हो गए अगर उनको सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया, जिन्हें संभालना कठिन होता है। इनसे सार्थक निष्कर्ष निकालना श्रम साध्य कार्य, क्योंकि सांख्यिकी विधियों का इन पर सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए इन प्रकार के आंकड़ों का उचित संगठन
तथा प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है ताकि व्यवस्थित रूप से सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके। जिस भी विधि को हमें प्रयोग करना है, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, सहसंबंध, जो भी उसको हम काम में लेंगे। आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात अगला चरण उन्हें संगठित कर वर्गीकृत रूप से प्रस्तुत करना है। मान लीजिए कि आप गणित में छात्रों की प्रगति जानना चाहते हैं, तो आपको अपने स्कूल के 100 छात्र हैं, उनके गणित के अंकों को, आंकड़ों को एकत्रित कर लिया। अब एकत्रित तो कर लिया, उनको भी सुव्यवस्थित तरीके से करना कि भाई ये जैसे 30 से कम वाले इतने हैं, 40 से कम वाले इतने हैं, 50 से कम वाले इतने हैं, या 80 से अबोव इतने हैं, वो सारे उनको तो आप इस सारणी में प्रस्तुत करते हो। तो ये संभव होता है, जिससे सारणी 3.1 बता रखे कि ये क्या है, समंक आपने इकट्ठा कर लिए। ठीक है, 100 छात्रों के गणित के प्राप्त अंक है। या फिर आप अपने पड़ोस के 50 परिवारों में भोजन पर अपने मासिक व्यय की, वो कितना मंथली उनका खर्च होता है वो जान सकते हो। भोजन पर उनका औसतन व्यय निकाल सकते हो। इस मामले में संग्रहित आंकड़ों को आप सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो वे सारणी 3.2 की तरह दिखाई देगी इस तरीके से। ठीक है, और सारणी 3.1 तथा सारणी 3.2 दोनों ही आंकड़े अपरिष्कृत अथवा अवर्गीकृत है। दोनों ही सारणी में संख्याओं को किसी भी क्रम में व्यवस्थित नहीं किया। ये तो आंकड़े हैं बिखरे हुए एक सुव्यवस्थित तरीके से, इनको देखने से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आप एवरेज औसत नहीं बता सकते, क्योंकि इनको सुव्यवस्थित तरीके से होना ताकि हम उनको देखते बता सकें। हाँ भी एक उन्हें एन एवरेज जो है स्टूडेंट क्या चल रहा है, उसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने हैं, मिनिमम कितने हैं, ताकि तुरंत देखने से आपको उनका निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो वो व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गणित में सर्वोच्चतम अंक कितने हैं, तो आपको पूरी सारणी सबको देखना पड़ेगा एकदम ध्यान से, कुछ रह तो नहीं गया कि सर्वोच्चम अंक कितने हैं। तो आपको 100 छात्रों के अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो यह एक बेहद थका देने वाला काम है। यदि आपको 100 छात्रों के स्थान पर 1000 छात्रों के अंक संभालने को कहें तो यह और भी अधिक बोरिंग वर्क आपके लिए होगा। तो ठीक इसी प्रकार से सारणी 3.2 में आपके लिए काफी मुश्किल होगा 50 परिवार के खाने पर मासिक व्यय की औसत पता कर सके। यदि कठिनाई तब कई गुना बढ़ जाएगी जब 500 से 1000, 5000 परिवार हो। ठीक कबाड़ी वाले की भांति जब कबाड़ का ढेर बहुत बड़ा हो और अव्यवस्थित हो तो उसे एक विशेष वस्तु को ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी। तो आपकी भी स्थिति होगी यदि अपरिष्कृत आंकड़ों का भंडार बहुत बड़ा हो और आप उसको कोई सूचना करना चाहे, प्राप्त करना चाहें। तो इसलिए संक्षेप में अवर्गीकृत विशाल आंकड़ों में से कोई सूचना प्राप्त करना एक बेहद थका देने वाला काम है। अपरिष्कृत का मतलब है अवर्गीकृत। ठीक है, तो वर्गीकरण के द्वारा अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त और सरल बोधगम्य बनाया जा सकता है। जब एक प्रकार की विशेषता वाले तथ्यों को एक ही वर्ग में रखा जाता है तो वे बिना किसी कठिनाई के ढूंढने, तुलना करने में तथा निष्कर्ष निकालने के योग्य होंगे। जैसे 70 से 80 नंबर आने वाले अगर हम उन कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एक साथ रखेंगे ना, तो हम निष्कर्ष जल्दी निकाल सकते हैं कितने स्टूडेंट हैं जिनका उनका एक तरीके से परफॉर्मेंस क्या है, वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक वर्गीकृत होना बहुत ही जरूरी है। आपने अध्याय 2 में जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रति 10 साल बाद, हर 10 साल बाद सरकार क्या करती है, जनगणना करवाती है। 2001 की जनगणना की में लगभग 20 करोड़ लोगों से संपर्क किया। जनगणना के अपरिष्कृत आंकड़े बहुत विशाल और विखंडित होते हैं, तो उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करना ताकि हम बहुत सारे, जैसे जनगणना में यही आंकड़े जब लिंग, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, पेशे आदि के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। जब भारत की जनसंख्या की प्रकृति एवं संरचना आसानी से समझ में आ सकती है। तो कहने का मतलब यही है, जनगणना जो होते हैं, जो अपरिष्कृत आंकड़े, उनको भी एक व्यवस्थित वर्गीकृत हम लोग करते हैं ताकि हम उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकें। और अगर आपने सही तरीके से वर्गीकृत नहीं किया, वर्गीकृत कैसे करेंगे, वर्गीकृत का मतलब यहाँ पे एक लाइन आई थी, वर्गीकरण का तात्पर्य वस्तुओं के समूह है या वर्गों को समान गुणों वालों को एक साथ रखना, समान गुणों वालों को एक साथ रखना, वो कहलाता है। ठीक है, वर्गीकरण। तो ये सारा जो आज हमने पढ़ा था आंकड़ों का संगठन की, आंकड़े हमने इकट्ठा तो कर लिए। ठीक है, अगर आंकड़ों की तुलना यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल लेके हमें समझाया है कबाड़ी वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके आंकड़े बिखरे होंगे, जैसे 100 छात्र है, उनके गणित के डाटा है, या 50 परिवार है जिनका मंथली अपना एक्सपेंसेस जो बता रखा, अगर ये व्यवस्थित नहीं होंगे ना सही तरीके से, तो आप रिजल्ट निकाल ही नहीं पाओगे। तो इनको अपरिष्कृत का मतलब यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों से है, तो उनको वर्गीकृत करना समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर, ताकि आप उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल सको। ठीक है, तो जिस तरीके से उसने बताया था कि एक कबाड़ी वाले के पास जो भी जितना भी कबाड़ आता है, कि अगर वो सबको एक साथ रखेगा तो उनमें से एक किसी विशेष वस्तु को छांटना उसके लिए मुश्किल होगा। तो इसके अगर वो अलग अलग व्यवस्थित तरीके से रखे, उनको एक समान गुण विशेषताओं के आधार पर धातु की वस्तु अलग रखे
उनमें भी तांबा है, एल्यूमिनियम है, कांच की बोतलें अलग रखे, प्लास्टिक की बोतलें अलग रखे, ठीक है, तो लोहा अलग रखे, ये वर्गीकृत है, अखबार अलग रखे, तो ये वर्गीकृत कहलाता है। तो उसी तरीके से हमें भी अपने आंकड़ों को वर्गीकृत सही तरीके से करना आना चाहिए, उन अपरिष्कृत आंकड़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करना आना चाहिए, ताकि हम निष्कर्ष सही तरीके से निकाल सके, सही सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके, और जो भी निष्कर्ष हमें निकालना है वो हम बता सकें। लास्ट पैराग्राफ है, ये देख लो। अपरिष्कृत आंकड़े चरों के प्रेक्षणों से बने होते हैं। सारणी 3.1 और 3.2, ठीक है। चर अचर क्या होता है ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो उदाहरण के लिए 3.1 को देखें, जिसमें 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाए गए। इन अंकों में से हम कैसे अर्थ निकालें सकते हैं कि गणित के शिक्षक इन अंकों को देखकर सोच सकेंगे मेरे छात्रों ने कैसा किया है, रिजल्ट उनका क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, कितने असफल हैं, कितने सफल हुए हैं। तो आंकड़ों का वर्गीकरण हमारे उद्देश्यों पर निर्भर करता है। इस स्थिति में शिक्षक गहनतापूर्वक समझने की कोशिश करेगा छात्रों ने कैसा किया। संभवतः हम बारंबारता वितरण सारणी बनाने में चयन करेंगे, बारंबारता के आगे चयन करेंगे कि कौन सा जो है अंक कितनी बार रिपीट हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग सीखने वाले हैं। बारंबारता सारणी हम आगे सीखने वाले हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे करें, किस तरीके से करें, बारंबारता सारणी क्या है, उनका कौन से मेथड को हम लोग फॉलो करें। तो ये सारा का सारा जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो आपको जो ये 2-3 पेज पढ़ाए इसको सही तरीके से, मैंने इसमें हमने कुछ खास नहीं पढ़ा। अपरिष्कृत आंकड़े वर्गीकृत कैसे होगा, ठीक है, ये कुछ हमने सीखा और 2 एग्जाम्पल हमें बता रखे इसकी सहायता से। ये तो थी समस्याएं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत कैसे करें। तो वर्गीकृत करने के बारे में हमें जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि कौन कौन से इसके मेथड है, किस तरीके से हम इनको व्यवस्थित करेंगे। और व्यवस्थित किए गए आंकड़ों से निष्कर्ष भी आपका बढ़िया निकल सकता है और सांख्यिकी की सही विधि को हम लोग प्रयोग में काम में ला सकते हैं। थैंक यू।